हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे डेडिकेटेड रूप से बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है और इस संदर्भ में एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट करवाया जाता है। अभी तक 6 टेस्ट करवा दिए गए हैं। आज जो है हम 7 नंबर टेस्ट को लेकर आए हैं जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गोवा, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी गुजरात। तो खंभात क्षेत्र जो है मूलतः आप जब देखेंगे भारत का मैप, तो अगर आप बात करेंगे इस तरह से, तो यहाँ वाला जो स्थित क्षेत्र है वो खंभात क्षेत्र है और ये किस में स्थित है? तो ये अरब सागर के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और ये मुंबई को क्या करती है, जो गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश है यहाँ पे, और ये मुंबई का पोर्ट है, तो ये दोनों को अलग करती है और पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है। तो ये इसका पश्चिमी पार्ट हो जाता है और इसका ये पूर्वी पार्ट हो जाता है, मुंबई वाला क्षेत्र, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछे आपसे तो खंभात के क्षेत्र जो क्या है अरब सागर में स्थित है और ये मुंबई को और गुजरात को बांटने का काम करती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है आपसे? पश्चिमी तट पे। फिर आप अगर भारत का मैप देखेंगे तो इस तट पे जितने भी बंदरगाह स्थित हैं उनको क्या बोला जाता है? पूर्वी तट का बंदरगाह, और इस तट पे जितने भी स्थित हैं उनको क्या बोला जाता है? पश्चिमी तट का बंदरगाह। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी कांडला बंदरगाह, सी न्यू मैंगलोर बंदरगाह और डी इन्नौर बंदरगाह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी इन्नौर बंदरगाह। तो इन्नौर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु के तट पे स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी तट का बंदरगाह बोला जाता है। अगर आप बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में, तो ये क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कांडला बंदरगाह में के बारे में, तो ये क्या है कि नेचुरल बंदरगाह है, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह के बारे में, तो ये क्या है कि गेटवे ऑफ कर्नाटका के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सबका स्पेसिफिकेशन है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में, कांडला बंदरगाह के बारे में और न्यू मैंगलोर बंदरगाह के बारे में, तीनों के बारे में आप लोगों ने जाना। और ये इन्नौर बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है, कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की बस्तियां हैं? ऑप्शन है ए छिटकी बस्तियां, बी सघन बस्तियां, सी बिखरी बस्तियां और डी पुड़वा बस्तियां। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए छिटकी बस्तियां, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई गई, ठीक है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन है ए मेघालय, बी नागालैंड, सी मिजोरम और डी असम। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी असम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी सिक्किम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी मेघालय। तो मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबनी का अग्रणी उत्पादक नहीं है? ध्यान देंगे आप लोग से क्या पूछ रहा है? नहीं है। ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है। अगर आपसे पूछे कि इनमें अग्रणी उत्पादक कौन सा है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय प्रदेश है वो सबसे अग्रणी उत्पादक है तांबा का। और अगर भंडारण की बात करें आप, तो मध्य प्रदेश भंडारण में 1 नंबर पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? खरीफ की फसल। तो ऑप्शन है ए तुर, बी उड़द, सी मंसूर और डी मूंग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी मसूर। तो मसूर की दाल जो होती है वो खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? आप लोगों को पता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है ए भद्रक, बी कटक, सी संबलपुर और डी मयूरभंज। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी मयूरभंज। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मयूरभंज जिले में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए काल बैसाखी, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी शीत ऋतु मानसून और डी पीछे हटता मानसून। तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु के वर्षा का मुख्य स्रोत क्या होता है?
आप लोगों को पता है, इसका उत्तर है बी पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु के काल में जो है वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। जास्कर और श्योक किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ऑप्शन है ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी और डी सिंधु। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी सिंधु। तो जास्कर और श्योक किसकी जो है सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए मालवार तट, बी कोरोमंडल तट, सी उत्तरी वृत्त और डी कोंकण तट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। तो भारत के जो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है कौन से हैं? ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का? इसका उत्तर रहेगा बी डब्ल्यूबीसी। तो जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनको शरीर के जो होते हैं सैनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रतिरक्षा का काम करती हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन। तंबाकू की पत्ती से निकलने वाला एल्कलाइड जो है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ए कैफीन, बी निकोटीन, सी मॉर्फिन और डी एट्रोपिन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 13 का? बी निकोटीन। तो जो तंबाकू की पत्ती से जो एल्कलाइड निकलते हैं उनको निकोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सिस्मोलॉजिस्ट, बी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सी ओंकोलॉजिस्ट और डी मीटीरियोलॉजिस्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाए दोस्तों 14 नंबर का? डी मीटीरियोलॉजिस्ट। तो जो मौसम के अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मीटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं उनको। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? जो कैंसर रोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है। और मीटीरियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं उनके वैज्ञानिक को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रिज में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन है ए जल, बी एसीटोन, सी एथिलीन ग्लाइकोल और डी एथिल एल्कोहल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का उत्तर हो जाएगा सी एथिलीन ग्लाइकोल। तो ऑटोमोबाइल में जो एंटी फ्रिज के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। खमीर किसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है ए बीज, बी बैक्टीरिया, सी पौधा और डी फंगस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 16 का? डी फंगस। तो खमीर का जो है ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है वो क्या किसका उदाहरण है? तो फंगस का उदाहरण है, जिसको आप हिंदी में कवक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के एक धातु तैयार की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए जस्ता, बी तांबा, सी क्रोमियम और डी मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, किसके साथ? लोहे के साथ। तो लोहे, कार्बन और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए सल्फोनेशन, बी सल्फ्यूरेशन, सी वल्कनीकरण और डी सल्फेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी वल्कनीकरण। तो सल्फर को जो है जो गर्म रबर में जोड़ते हैं उस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए एथिल अल्कोहल, बी फॉर्मल्डिहाइड, सी अमोनिया और डी क्लोरीन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी फॉर्मल्डिहाइड। तो जैविक परिरक्षकों में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? ऑप्शन है ए हवा की दिशा, बी तापमान, सी वर्षा का पानी और डी वायुमंडल दाब। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी वायुमंडलीय दबाव। तो बैरोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर। पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? ऑप्शन है ए जल, बी वायु, सी मिट्टी और डी त्वचा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए जल। तो पीलिया जो है वो जल संक्रमित रोग है, अर्थात जल में जो है किसी भी प्रकार की अशुद्धि आने से पीलिया नामक संक्रामक रोग आपको हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अरुण कुमार,
बी यशवंत सिन्हा, सी अमिताभ घोष और डी गीता हरिहरन। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी अमिताभ घोष। तो गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। भारत में धन विधेयक कौन पारित करता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? धन विधेयक। तो इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी अध्यक्ष जिसको आप स्पीकर बोलते हैं और डी मंत्रिपरिषद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का सी अध्यक्ष स्पीकर। आप लोग पता है कि धन विधेयक जो है ऐसा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसको राज्यसभा में भेजने पर 14 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से इसको वापस करना होता है राज्यसभा को। ठीक है, और एक ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति को जो है अपना सहमति देना ही पड़ता है, वो विवश होता है देने के लिए। ठीक है, तो ये जो है कौन पारित करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो धन विधेयक पारित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रपति, सी निर्वाचन आयोग और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए सी निर्वाचन आयोग। तो राजनीतिक दलों के जो स्तर हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 324 में वर्णित है। ठीक है, और आप जो मतदान देते हैं वो किस में वर्णित है? आर्टिकल 326 में। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री और डी भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 25 का डी। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के जो रिटायर्ड पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 50 वर्ष और डी 65 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए 25 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है ए 42वें, बी 65वें, सी 73वें और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी 73वें। तो क्या आप लोग से पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता है कि 1992 में जो है ये विधेयक पेश किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को ये विधेयक के रूप में पारित हो गया था और तब ये कानून बन गया था। और आप लोग ये पता होना चाहिए कि जो आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों में, इनकी जो है संस्तुति सबसे पहले 1988 में थुंगन कमेटी ने की थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है? किसका? विधान परिषदों का। तो ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी मुख्यमंत्री। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी संसद। तो विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति की जो है शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है, अगला है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 250, बी 233, सी 235 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 का बी 233। ठीक है, तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 233। ठीक है, बाकी सदस्य जो है वो मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कार्य को अविलंब करने के लिए न्यायालय से किस विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जाती है? ऑप्शन है, आप लोगों को पता है कि आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। उसी रिट में से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस कार्य को अविलंब करने के लिए न्यायालय से किस विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो ऑप्शन है ए उत्प्रेषण, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी परमादेश। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी परमादेश। ठीक है, अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? ऑप्शन है ए डॉक्टर KM मुंशी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी आचार्य कृपलानी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या पूछ रहा है आपसे? संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा KM मुंशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 1942 में
जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? ऑप्शन है ए बेतिया जेल, बी मोतिहारी जेल, सी हाजीपुर जेल और डी हजारीबाग सेंट्रल जेल। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा डी हजारीबाग सेंट्रल जेल। तो जयप्रकाश नारायण 1942 में किस जेल से भागे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए इंडिया विंस फ्रीडम, बी इंडिया डिवाइडेड, सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और डी हिंद स्वराज। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन है ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी प्रार्थना समाज और डी रामकृष्ण मिशन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए आर्य समाज। तो सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित था? आर्य समाज से संबंधित था। ठीक है, अगला है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ए आनंद मठ, बी गीतांजलि, सी भारत भारती और डी कामायनी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा ए आनंद मठ। तो वंदे मातरम जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। इसको आप मराठा पढ़ेंगे तो मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए गौर, बी वल्लभ, सी विशंभर और डी गंगादास। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अर्थ इसका सी विशंभर। तो भक्तिकालीन संत जो थे चैतन्य, उनका नाम क्या था? विशंभर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 39 का डी औरंगजेब। तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए दादा कोंडदेव, बी संभाजी, सी शाहजी और डी मालोजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी शाहजी। तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी जहांगीर। तो जहांगीर को जो है मुगल चित्रकला का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। अगर आप बात करें कि चित्रकारी का कारखाना किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था, तो अकबर के शासनकाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी चंद्रबरदाई। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 का मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह पे, तो उसका वर्णन पद्मावत में किया गया है और उनमें रानी पद्मावती का उल्लेख है। किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी और डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु गोविंद सिंह। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? ऑप्शन है ए कादिरी, बी नक्शबंदी, सी चिश्ती और डी सुहारवर्दी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी चिश्ती। तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती संप्रदाय के। ठीक है, अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी जौनपुर और डी पानीपत। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली किस जो है सल्तनतकालीन शासक ने प्रदान की थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी बलवन और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 47 का। इसका उत्तर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एम्स का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए साई श्रीनिवासन, बी शक्तिकांत दास, सी डॉक्टर एम श्रीनिवासन और डी अजय बंगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 48 का? इसका उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर एम श्रीनिवासन। ठीक है, तो हाल ही में एम्स का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एम श्रीनिवासन को। बात करें अगर अजय बंगा की, तो इनको, ये भारतीय मूल के हैं, इनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी कार्लोस अल्कराज और डी सुनील छेत्री। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी कार्लोस अल्कराज। तो हाल ही में अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, अगला है, विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी भारत। तो आप लोगों को पता है कि विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन जो है वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में की गई थी। ठीक है, और इसमें कौन विजेता रहा था? जर्मनी विजेता रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखा। आगे हम इसका सेट नंबर 8 लेके आएंगे। तब तक आप लोग निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहें और अपना मूल्यांकन करते रहें कि आप किस सब्जेक्ट में पिछड़ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में बेहतर कर रहे हैं। परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है, तो अपनी पढ़ाई को जो है बूस्टअप प्रदान करें, निरंतरता प्रदान करें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।